अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पंजाब में हालिया सैलाब की सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है, जिसने लाखों अफराद की जिंदगियों को मुतासर किया है। भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलने से 8 लाख क्यूसिक का आबी रेला पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि झंग में हेड तैमू पर 5.5 लाख क्यूसिक से जायद का रेला बहाव 7 लाख क्यूसिक से तजावुज़ करने का इम्कान है। पंजाब के 11 अजला शदीद मुतासिर हैं, जबकि 2500 से जायद देहात डूब चुके हैं। पंजाब में अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सूबे के तीनों दरियाओं में सुपर फ्लड की सूरत हाल है, जिससे 23 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाब की वजह से 2200 से जायद मौजाजात मुतासर हुए हैं, जबकि 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस ज़मीन में 392 रिलीफ कैंप्स और 306 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। 6,09,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए रावी शादरा पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक, बल्लो की हेडवर्क्स पर 1,92,000 क्यूसिक, जबकि हेड सिदनाई पर बहाव 32,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर 1,01,000, खान की हेडवर्क्स पर 1,77,000 और कादराबाद पर 1,54,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। मंगला डैम 92%, तरबेला डैम 100%, इंडियन भाखड़ा डैम 54%, पोंग डैम 98% और थेन डैम 92% तक भर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और रिलीफ के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखे हुए हैं। मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया जा रहा है। मुतासरीन से मुलाकात, आर्जी अस्पतालों में मरीजों की इयादत की जा रही है। कसूर, मुल्तान, ओकाड़ा, टोबाटेक सिंह और साहिवाल समेत दीगर अजला में 6 लाख मुतासरीन और 4 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू टीम्स को इनामात भी दिए गए हैं ताकि मुतासरीन की जल्द मदद मुमकिन हो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अहकामात दिए हैं कि सैलाब मुतासरीन को स्कूल्स में मुंतकिल किया जाए। रिलीफ ऑपरेशन में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए और हर ज़रूरतमंद तक बर वक्त मदद पहुँचानी होगी। पाक फौज, रेस्क्यू 1122, PDMA, पुलिस और दीगर इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में सरगर्म अमल हैं। उन्होंने फौरी आबी ज़खायर बनाने और मौजूदा रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद मौसर बनाने के अहकामात भी जारी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आइंदा बरसों में सैलाबी तबाहकारियों से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। इसके लिए नए डैम्स और रिजर्वायर्स तामीर ही क्यों न करने पड़े। कोई शक नहीं कि इस साल पंजाब में अंदाजों से बढ़कर सैलाबी तबाही हो रही है। ये सूरत हाल पंजाब के लिए एक संगीन चैलेंज है और ये मरियम नवाज के लिए बहैसियत वज़ीर आला पहला बड़ा चैलेंज है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो इस चैलेंज पर पूरा उतर रही हैं। मरकज़ में उनके चाचा की हुकूमत होते हुए के पास कोई जवाब होगा कि वो मुकम्मल कामयाबी हासिल ना करें। पंजाब की इस वक्त तक की हालात, सूरत हाल और ये बताना कि हम पूरी तरह से तैयार थे और जिस तरीके की शिद्दत हमें सैलाबी पानी की नज़र आ रही है, कहाँ पर है कारकर्दगी, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पंजाब में सैलाबी तबाहकारियाँ जारी, वज़ीर आला का सबसे बड़ा चैलेंज मरियम नवाज के दौरे और रिलीफ इक़दामात। क्या मरियम नवाज आजमाइश पर पूरा उतरती दिखाई दे रही हैं? ज़ैगम साहिब, एक सिचुएशन बनी हुई है और पंजाब में तीनों दरियाही भारत हमारे हमसाए से आ रहे हैं। जो भी है, सवाल तो यही होता है कि तैयारी होनी चाहिए। पहले से भी अपडेट थे कि मौसम इस तरह की शिद्दत लाएगा कि उसकी तैयारी होनी चाहिए। अब तक करीबन एक हफ्ते के दौरान जो इक़दामात लिए गए हैं या खुद से ग्राउंड पर जाकर, अगर हम यहाँ शादरे से बात करें तो आज मरियम नवाज झंग में मौजूद थी, आपके ख्याल में भरपूर तैयारी है? चैलेंज से दू बदू निमट रही हैं? मुश्किल लग रहा है इस सूरत हाल से निमटना? आयशा, अगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तैयार था, क्या पंजाब तैयार था, क्या दूसरे सूबे तैयार थे, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान इस आफत के लिए तैयार नहीं था। अगरचे हमें बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा था, साल हर साल था, और इस तरह के फ्लड्स भी आते रहे, सुपर फ्लड्स भी पाकिस्तान ने फेस किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, जो हमारी तैयारी है, वो तो हम तैयार नहीं। तो उसमें तो हमारे हुक्मरान फेल हो गए, हमारी इंतजामिया फेल हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया। बंद तोड़ तोड़ कर एक साइड को बचा रहे हैं और दूसरी साइड को हम डबो रहे हैं। तो ये तो इसका तो जवाब आ गया। अब दूसरी बात ये है कि गिवन दिस सिचुएशन, अब तो फ्लड आ गया ना, अब इससे कैसे हमारे हुक्मरान निपटते हैं? और आप मरियम नवाज के बारे में खास तौर पे पूछ रही हैं। देखिए, उसका जवाब है द ज्यूरी इज आउट। अभी बहुत से मराहिल रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहला बड़ा सियासी इम्तिहान है। ये एक तारीखी चैलेंज है पंजाब के सूबे के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। लाखों लोग दर बदर हो चुके हैं।
बेतहाशा उनके नुकसानात हुए हैं। जिंदगियां जा रही हैं, रोजगार जा रहे हैं, जो कुछ बचाया था, जो कुछ था उनके पास वो जा रहा है। जिस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी का जहेज 15 साल में एक एक तिनका तिनका करके जोड़ा था वो चला गया। जिस गरीब ने कमेटियां डाल डाल के गाय ली थी वो चली गई। जो आपके पास रजाइयां थी किसानों की वो चली गई। जो पूरे साल के लिए गंदम रखी थी वो चली गई। और सिर्फ वो नहीं गई, खुद पूरी ज़राअत जो पहले ही बड़ी तबाहाल थी उसको मजीद शदीद नुकसान पहुंचा। अब देखिए, चैलेंज में मैं आपको बात करता हूँ, 3 मराहिल होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। जब कोई आफत आती है तो उससे निपटने के लिए 3 मराहिल में गुजरना पड़ता है। जो पहला मरला होता है वो है रिलीफ का, उसी से इस वक्त हम लोग गुजर गए हैं। तो रिलीफ में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी शामिल होते हैं, एमरजेंसी होती है, हेल्थ केयर होता है, बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, मुतासरीन को खाना देना होता है, पानी देना होता है, आर्जी पनाहगाह देनी होती है। ये वो मरहला है जो चल रहा है। इसमें हमें लग रहा है कि पंजाब हुकूमत कम से कम पूरी एफर्ट कर रही है और कुछ इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1122 की हर तरफ तारीफ हो रही है। तो पंजाब ने जो एक इदारा बनाया था, लगता है कि अच्छे इदारे के तौर पर उभर के सामने आया है। ये बड़ा कारनामा है कि पाकिस्तान में इदारे बर्बाद ही हुए हैं। तो इस अरसे में जब इदारे बर्बाद हुए हैं, कोई अच्छा इदारा उभरा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मरहला भी जारी है। मरियम बज़ाहिर ज़ाती तौर पर अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं, तारीफ भी हो रही है और तनकीद भी हो रही है। अब इसके बाद अगला मरहला आएगा, वह है रिहेबिलिटेशन का। इन लोगों को पांव पर खड़ा करना होगा। जिनके रोजगार चले गए उन्हें दोबारा रोजगार पे लाना होगा। जिसका बीज बह गया वो किसान दोबारा से अपनी खेती काश्त करेगा। जिसके पास एक ही गाय थी वो मर गई, वो क्या करेगा? स्कूलों को दोबारा ठीक करना होगा, खिदमात को ठीक करना होगा। और फिर आखिरी बात, फिर आपको रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना होगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके बाद इस आपके सवाल का जवाब पंजाब देगा, ये लाखों लोग देंगे। ये कहेंगे वेरी वैलिड मरियम सुरखरू हुई, हम उसके साथ है या नहीं। ठीक हो गया जी। तो ये आगाज़ है जो ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि अभी रिलीफ और रेस्क्यू है, ये तय अभी बाद में होगा जब तक आखिरी स्टेप पर पहुंचेंगे। शहजाद साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमें दिखाई दे रही हैं, सड़कों पे हर रोज़ लोगों के दरमियान है, ख़वातीन से मिल रही हैं, बच्चों के साथ खड़ी हैं, फ्रंट पे जाके जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ खड़ी होकर उनसे पूछ भी रही हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रही हैं। क्या ये ऑप्टिक्स देर पा साबित हो सकते हैं, वक्ती होंगे? इनके नताइज क्या टीम को ज़्यादा मोटिवेट करेंगे या तमाम फोकस वहाँ पर ले आएंगे जहाँ बतौर वज़ीर आला वो खड़ी होंगी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो जो वक़्वा होने के बाद के दौड़ भाग है ना, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि वक़्वा हुआ ही क्यों है। पहली बात हमें ये समझनी चाहिए बहसीयत कौम और बहसीयत हमारे हुक्मरान कि कुदरत की राह में रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। किसी भी मामले के अंदर जब आप कुदरत की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही नताइज मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, इसमें मरियम का कसूर क्या है? मरियम ने क्या दरियाओं की जो सिल्टिंग हुई थी, जो रेत से भर गए थे, उनकी कोई जो किनारे ख़त्म हो चुके हुए थे, उनको मरियम ने ठीक करना था या ये पिछले 15 साल या 10 साल में ये काम होना चाहिए था? नहीं हुआ, तो उसमें मरियम का तो कसूर नहीं, मरियम उसके नताइज भुगत रही हैं। दूसरी बात, रिजर्वॉयर्स अगर नहीं बने और फ्लड्स का कभी सोचा भी नहीं किसी ने, और ये भी नहीं सोचा कि इस तरह से और इस पैमाने पे आएंगे, और फ्लड्स का जो आपको चैनलाइज करना चाहिए सैलाब के पानी को, अगर उसका बंदोबस्त नहीं हुआ। हम तो यहाँ पे ये लड़ रहे थे कि हमने कैनाल नहीं बनानी थर के अंदर, यानी इस किस्म की चुलिस्तान के अंदर इस किस्म की हमारी बहसें चल रही हैं कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा भाई, तुम नहीं दोगे तो फिर तबाह हो जाओ सबके सब, यही हो सकता है ना जो हो रहा है। तो इसमें मरियम का तो कसूर नहीं है। ये आपको अपनी सोच को समझना पड़ेगा कि यार कुदरत ने जब अपना आप दिखाया, अल्लाह ताला माफ करे, तो फिर आप किसी तरफ नहीं रह जाएंगे। फ्लड ड्रेन्स, रिजर्वॉयर्स, ये आपने जिक्र किया अपनी चीज़ों में, अगर ये आपकी हुकूमतें अभी तक पिछले 20-25 साल में नहीं बनाई और नहीं बना पाई तो फिर ये मरियम का कसूर नहीं है, ये उन हुकूमतों का कसूर है। मरियम का कसूर कहाँ स्टार्ट होता है? उस वक्त जबकि ये हुकूमत में आई और इन्होंने आके सबसे पहले ये नहीं देखा कि अच्छा रूडा का जो मामला है इसको क्या मुझे रोक देना चाहिए, या वो उस मकाम पे पहुंच चुका था कि जहां उसको रोकना मुश्किल था। और अगर रूडा की को एज ए पॉलिसी, क्योंकि मुझे पता है नवाज शरीफ साहब को साथ लेके गई थी रूडा के मकाम पे, इन्होंने वहां पे नया शहर बसाने के लिए। अब अगर वही कुछ करना है,
इन तमाम तजर्बों के बावजूद और अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई इसके बावजूद कि जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त और जो खुद बर्दाश्त कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो मुकम्मल तौर पे अपने काम को समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा काम क्या है। आपका लेवल पॉलिसी लेवल के ऊपर ये फैसला करना है, ज़खायर आपने नहीं बनाने, दरियाओं का मामला जहाँ तक आपकी पहुँच में करें, जहाँ कैनाल्स की डिसिल्टिंग है वो आप करें, लेकिन क्योंकि ये सब के सब पानी के ज़खायर हैं जो आपने रखे, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो, लेकिन रूडा को देखना, रिव्यू करना सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात इंतजामी मामलात हैं, हाँ पहुंच जाना वहाँ पे, इस वक्त डीसी एसी सारे इन्होंने खूब वो बाबुओं के थ्रू, देखिए बात यह है कि जब हुकूमत, जब भी कोई भी हुक्मरान बाबुओं के थ्रू हुकूमत करता है, यानी अपनी समझ नहीं रखता, और एक दो बंदे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं किसी भी शक्ल में, कोई पुलिस का हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, और उनके थ्रू सारे काम होते हैं या किसी मातहत के साथ काम होते हैं, तो फिर वो मातहत कंट्रोल में होते हैं, फिर आपका जहन कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारे हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने इर्द गिर्द दो चार लोग पकड़ लेते हैं और सारे का सारा निज़ाम और सारी हुकूमत उसके थ्रू चलाते हैं। अपनी समझ, अपनी अकल और अपनी दानिश इनकी ऐसी नहीं होती कि वो मामलात की तह तक पहुंच, और शायद उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक, उनका भी यही काम है कि बस हम नजर आते रहे उस जगह के ऊपर, और हमारे ये जो मातहत हैं ये हमारे लिए काम करते रहे और हमारा निज़ाम किसी तरीके से चलता रहे। फाइनल क्वेश्चन, फाइनल, किसको असर क्या पड़ेगा मरियम नवाज को? मुझे बताइए, आज तक जो पहले गुजरे उनको किसी को कुछ असर पड़ा है सिवाय बुज़दार के? बुज़दार का शायद अब नामो निशान शायद वो होगा तो सही, बेचारा जहाँ पे भी हैं बुज़दार साहब, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का, और अभी अपना ज़ैगम साहब ने कहा कि ये अवाम जवाब देंगे, बदकिस्मती से अवाम जवाब नहीं देंगे। ज़ैगम साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, जो अवाम जवाब नहीं देंगे। अवाम को पहली बात है कभी समझ ही नहीं आने दी गई। अगर ये जाके वहाँ पे किसी बच्चे के मुंह में पानी डाल देती हैं या उसको खाना थोड़ा सा पकड़ा देती हैं, एक थैला सा, तो हम शायद इसी के अंदर ही कुछ वोट उनको देने को तैयार हो जाते हैं। और हम ये नहीं समझ पाते बहसियत, हमें मार दिया गया है अवाम के तौर पे। हमारा 99% तबका समझता ही नहीं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के मामला क्या होते हैं, और इस वजह से अवाम फैसला नहीं कर पाएंगे, फैसले उसी तरह होते रहेंगे जिस तरीके से होते रहे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये मरियम नवाज को कोई चीज़ ये रोकेगी तो नहीं, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि अवेकनिंग एक्सपीरियंस, तजर्बा जरूर है सीखने के लिए, कि कम से कम अब भी सीखा जा सकता है कि मामलात हुकूमतों के अगले साल के उन्होंने वादे भी किए हैं कि दोबारा ये नहीं होगा, लेकिन देखना ही होगा कि ये वक्त कैसा गुजरता है। हसन निसार साहब, ना तो पंजाब दरियाए रावी तक महदूद है या और बाकी 3-4 दरिया गुजरते हैं, ना ही मामला सिर्फ शादरे या रूडा या इधर उधर क्या हो रहा था, ये शुरू होता है मामला सियालकोट से। ख्वाजा आसिफ आज कौमी असम्बली के अंदर इस बात पे बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी तामीरात हुई और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे थे, वो सियासतदान जो कई दहाइयों से सियासत में है। पंजाब शुरू कर लें ऊपर से और फिर चले जाए हम बॉर्डर तक, ये पूरे इलाके ने मुतासिर होना, आधे से ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते की कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की आप कैसी देखते हैं? यार, मैं पहली बात तो मुझे ये बताएं, मैं एक जाहिल बेखबर सा आदमी हूँ, क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब जापान के तारीखी दौरे से वापस आ चुकी हैं? सर ज़माने हो गए, पहले मुझे बताएं ताकि मैं आगे आपकी बात। आप खबरें नहीं देख रहे आजकल? चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने तारीखी दौरे से वापस आ चुकी हैं? जी जी। अच्छा, मुबारक। अच्छा, वो जो ज़ैगम साहब ने एक हवाला दिया 112 का, जी जी, पिछले 40 साल की तारीख में वो सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत और बामानी काम था, उसका क्रेडिट जाता है चौधरी परवेज़ इलाही को। अब चलते हैं शहजाद चौधरी साहब की तरफ। मरियम, ठीक है, उसका तो कोई कसूर नहीं, ना चाचेदा है, ना चाचेदा जिन्नी वरी रहा वज़ीर आला, ना अब्बा जी दा 40 साल तो चिबड़े ने। अच्छा, और असली बात जो मैं अब टेक्निकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ जिन्हें कुदरती आफात कहा जाता है, मैंने बतेरी देखी हुई हैं बैरून मुल्क भी, तो हमारे यहाँ जिन्हें ये कुदरती आफात रिवाज, वो दरअसल कुदरती कम, इंसानी ज़्यादा होती हैं। ये होता है लैक ऑफ गवर्नेंस या घटिया गवर्नेंस, और लैक ऑफ मैनेजमेंट या घटिया मैनेजमेंट। आगे, जिनसे ट्रैफिक मैनेज और कंट्रोल नहीं होती, बीबी मुझे ये बताओ, पंजाब में लाहौर शहर में को काम है ये ट्रैफिक? सिंपल, कोई फॉरेनर आता है, वो एक ने लिखा था, ये
कि मेरे सामने पूरी कौम नंगी हो जाती है। जब मैं एयरपोर्ट से अर्थ माय फ्रेंड एक ट्रेवलॉग है पढ़ना, उसने कहा मेरे सामने कौम, मैं तो अपना शौक पूरा करता हूँ ट्रैवलिंग का, कौम नंगी हो जाती है एयरपोर्ट से लेके अपनी डेस्टिनेशन तक। कैसे? उसने कहा मैं ट्रैफिक देखता हूँ, खत्म। उनका मजहब क्या है, फलाना क्या है, अकीदा क्या है, वो नहीं, वो नंगी हो जाती। अच्छा, ये जिनसे ट्रैफिक मैनेजर कंट्रोल नहीं हो सकी आज तक, इन्होंने खेत सबा करना है। रह गया पंजाब तो जिनके बड़े 40 साल में भी मानी खेस काम कोई नहीं कर सके, जिन्होंने सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है। बताओ मुझे, और तकरीरें तस्वीरें झाड़ने के अलावा क्या करना है? नहीं होना। चल, मुश्किल लगता है आपको? दावे से कहता हूं। ठीक हो गया। नेट रिजल्ट इसका सवाए दुख, दर्द, तकलीफ, एम्बैरसमेंट के और लोगों की खज्जल खारी के कुछ नहीं होगा। रज़ा रूमी साहब, ऊपर बात हुई कि अभी तो रिलीफ और रेस्क्यू है, इसके बाद रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। बात एक सूबे की भी नहीं, ये भी ज़ैगम साहब ने बात की। मजमूई तौर पे देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और 22 में सिंध में जो हालात थे वहां तक हम देखें तो हर जगह हमें एक गवर्नेंस फेलियर दिखाई देता है कि जब मामला शुरू हुआ तो सब ग्राउंड पे पहुंच गए, फिर जहां जहां पानी जाता जाएगा साथ साथ चलते जाएंगे, पीछे को हम भूलते जाएंगे। इस वक्त तक आपको एक हफ्ते में क्या सूरत हाल लगती है कि जो इक़दाम किए गए हैं जनूबी पंजाब की तरफ जाते हुए साबित कर रहे हैं कि तैयारी थी और एक बड़े चैलेंज से निमटने में पंजाब हुकूमत कामयाब हो जाएगी? अच्छा, देखिए, इसके ऊपर पहले भी बात हम करते रहे हैं कि पाकिस्तान को जहां कुदरती आफात और मौसमियाती तग़य्युरात का सामना है, वहां पर एक दरीना मसला गवर्नेंस का भी है और ये दहाइयों पर मुश्तमिल है। ये किसी एक हुकूमत, किसी एक सियासी पार्टी को हम मोरल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक कल्चर है पाकिस्तान में जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अवाम और अवामी जो मफाद है वो बैक सीट लेता है, वो प्रायोरिटी नहीं होता किसी भी हुक्मरान पार्टी का या बिलअमूम हुक्मरान तबके का। और अभी भी आप यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बारहा वार्न किया गया, दुनिया भर में ये बात तय हो चुकी है, कितने 7 से ज़्यादा सैलाब पिछली एक दहाई में आ चुके हैं, बड़े और छोटे, लेकिन उसके बावजूद तैयारी जो है वो नाकिस और नामुकम्मल रही है और हर जगह पाकिस्तान में हर सतह के ऊपर। और यही बात है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इस मामले के ऊपर, जो कि अर्ली वार्निंग दें या लोगों को तैयार करें, वो अपना काम करने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। और उसका खमियाजा कौन भुगतते हैं? वही जो हमने देखा है कि इस वक्त लाखों लोग जो है वो बेघर हुए हैं, उनको पहले जो है वहाँ से हटा लिया गया दरिया के किनारों से, या वो इलाके जो ज़ेर आब आ रहे थे। लेकिन ये बात ज़रूर पंजाब हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जितनी तेज़ी से उन्होंने लोगों को वहाँ से दूर किया। इसी वजह से आप देखें कि जिस पैमाने की तबाहकारी हो रही है, इंसानी जान का खतरा, ज़ाया होने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है इन हालात में, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट की मशीनरी ने बर वक्त बिल्कुल काम किया। रेस्क्यू और रिलीफ में तो बिल्कुल वो आगे दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, कम से कम मीडिया ऑप्टिक्स की हद तक उस पर जारी बात है, बहुत तनकीद भी हो रही है, बहुत से लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह मौजूद होती हैं और वो कंसर्न भी हैं और अपनी पूरी टीम के साथ हम उनको देख रहे हैं पंजाब के चप्पे चप्पे में जहां जहां वो सैलाब की तबाहकारियां हो रही हैं। लेकिन जैसे पहले ज़ैगम खान साहब ने कहा कि असल इम्तिहान ये आएगा कि अब इसके बाद क्या होगा, पानी तो उतर जाएगा कुछ ही अरसे के बाद, ये क्या हफ्ते 10 दिन की बात है। उसके बाद जो मरहला आना है, सबसे पहले तो डिजीज का जो इशू होता है, हाँ, इतने बड़े इतने वसी पैमाने के ऊपर सैलाब के बाद पब्लिक हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में होती है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद जो लोगों की लाइवलीहुड्स या उनका जो रोजगार और उनकी जो एसेट्स जो है लाइफ स्टॉक के हों या उनके घर हों या उनकी फसलें हों, वो जो तबाहियां, उनको कैसे दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया जाए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और ये मैं समझता हूँ इतना संगीन चैलेंज होगा क्योंकि अभी तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तो हम उससे गुजर रहे हैं। अभी तो एक फिर से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया आयशा,
और अब ये कहा जाता है कि शायद अगले 1-2 रोज में फिर से जो है तुगयानी आएगी दरियाओं में, और उसके बाद जो उसके असरात होंगे, और उसके बाद ये अब साउथ पंजाब में जो होता है वो भी अभी हम देख रहे हैं, और अभी आने वाले 1-2 दिन में मजीद उसको हम देखेंगे। तो ये चैलेंज होगा उनके लिए, मरियम नवाज और उनकी हुकूमत के लिए, कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करती है। लेकिन बिल अमूम मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उनका मुकाबला करना ही है, जो कि पाकिस्तान में एक आम रवाज है, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा से कर लीजिए, जहां पर तो एक हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सका था पिछली बार जब एक वो हुआ इस तरह का सानेहा, एक पूरे का पूरा खानदान गया और वो बड़ा उसके ऊपर मीडिया डिबेट हुई। उसके बरक्स पंजाब हुकूमत जो है वो ऑन ग्राउंड एक्टिव दिखाई देती है और तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला देखना है तो दीगर वज़राए आला के साथ उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि जानी नुकसान ना हो किसी सूरत, और हर तरह से रिलीफ और रेस्क्यू फ़ौरन पहुँचाया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे SCO का एलामिया, क्या दुनिया बदलने को है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चीन के शहर तियानजिन में होने वाले SCO इजलास के मुश्तरका एलामिये में जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे की हिमायत और पुरअमन एटमी तवानाई तक मसावी रसाई पर जोर देते हुए कहा गया है कि कीमियाई और हयातियाती हथियारों के कन्वेंशंस पर मुकम्मल अमल दरामद की हिमायत करते हैं। एलामिये में जाफर एक्सप्रेस, खुजदार हमलों और पहलगाम वाक़े की सख्त मजम्मत की गई है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तंजीम ने आलमी तिजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालिफत करते हुए डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है, जबकि SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का भी फैसला किया गया है। इजलास में दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि रुकन ममालिक अपने अज़्म की दोबारा तस्दीक करते हैं कि वो ज़्यादा नुमाइंदा, ज़्यादा जमहूरी और मुनसिफाना और कसीरुल क़ुत्बी आलमी निज़ाम के क़याम के पाबंद हैं, जो बैनुल अक़वामी कानून के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा उसूलों पर मबनी हो, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज उसूल भी शामिल हैं। SCO के एलामियों को देखकर ये सवाल उठना वाजिब है कि क्या वाकई दुनिया कसीरुल क़ुत्बी आलमी निज़ाम की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुकी है? दुनिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात में ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि दुनिया में अब यक क़ुत्बी निज़ाम की गुंजाइश नहीं। पहले ही SCO और ब्रिक्स ममालिक मिलकर आलमी पैदावार का 35% हिस्सा रखते हैं, जो इसी पैदावार के 27% हिस्से से 8% ज़्यादा है जो G7 ममालिक के पास है। आबादी के लिहाज से अमेरिका दुनिया की आबादी का 4.5% नुमाइंदगी करता है, जबकि चीन, रूस और भारत मिलकर करीबन 40% दुनिया की आबादी पर मुश्तमिल है। जो जियोपॉलिटिकल रुझान SCO और ब्रिक्स के रुकन ममालिक शुरू कर सकते हैं, वो करीबन वही जियोपॉलिटिकल रुझान है जो अमेरिका को दूसरी जंग अजीम के बाद मिला। ऐसे में फिर ये सवाल जन्म लेता है कि बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात में क्या ये जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है कि वो न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात अगर ऐसा होगा तभी मुस्तकबिल का रास्ता इलाकाई अमन और खुशहाली का होगा। पैनल की राय इसी मामले पर इस सवाल के जरिए। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम की बढ़ती ताकत, SCO का मुश्तरका एलामिया, कसीरुल क़ुत्बी निज़ाम पर जोर, क्या दुनिया तैयार हो चुकी है ज़ैगम साहब, या सिर्फ बयानिए की हद तक महदूद है? दुनिया तैयार हो रही है और दुनिया बदल रही है। देखिए, जैसे आपने बताया 1945 में दूसरी जंग अजीम के ख़त्म के बाद ताकत के 2 मीनार उभर कर सामने आए थे। एक सोवियत यूनियन था जिसमें से रूस निकला, रूस और बहुत से ममालिक उसमें शामिल थे, और दूसरा अमेरिका था। फिर 1991 के बाद इंसानी तारीख का एक अजीब दौर शुरू हुआ जिसमें एक मुल्क अमेरिका हाइपर पावर था। अमेरिका के पास ऐसी ताकत थी जो पूरी इंसानी तारीख में किसी मुल्क के पास भी नहीं रही, अनचैलेंज्ड। चीन और रूस भी अमेरिका की बात मानने पर मजबूर थे, उसके खिलाफ वोट नहीं करते थे। लेकिन जाहिर है ऐसा निज़ाम तो नहीं रह सकता दुनिया में जिसमें एक ही मुल्क की मुकम्मल इजारादारी हो, तो वो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका ने खुद उसको तोड़ने में बड़ा रोल प्ले किया है, अपने गुरूर के जरिए, अपने जंगों के जरिए। और हमें एक ऐसा निज़ाम उभरता हुआ नजर आ रहा है जिसमें ताकत के कई कुतुब मीनार हैं। जैसे आपने कसीरुल कुतुबी एक निज़ाम कहा, जिसमें चीन भी है, भारत भी है, एशियान भी है, रूस भी है, अफ्रीका भी है, लातीनी अमेरिका भी है, और आधी दुनिया की GDP जिनके पास है। अब उसमें आप देखिए, पहली जो चीज़ है, अहम तरीन चीज़, कि मईशत की
जो कशिश शकल है वो बदल रही है। सबसे बुनियाद, अब मईशत एशिया की तरफ ट्रांसफर हो रही है, इन ममालिक की तरफ ट्रांसफर हो रही है, अमेरिका से और यूरोप से हट रही है, और मुतबादिल इदारे बैनुल-अक़वामी गवर्नेंस के वजूद में आ रहे हैं, जिसके हवाले से एससीओ उसमें से एक है, ब्रिक्स उसमें दूसरा है, और उसके अलावा आप देखिए कि नए बैंक बन रहे हैं, AIB है, उसके अलावा ब्रिक्स का एक बैंक है, फिर वो कह रहे हैं कि एससीओ का भी एक बैंक बनाएंगे। यानी ऐसे माशी इदारे उभर रहे हैं जो IMF, वर्ल्ड बैंक, G7 उसकी जगह लेने के लिए तैयार हैं, और दुनिया भर के ममालिक, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इजहार कर रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी एक के पीछे जाएं। पाकिस्तान चीन के साथ इस ब्लॉक में भी है और अमेरिका से भी दोस्ती चाहता है, डिक्टेशन के लिए तैयार नहीं है, तो यकीनन दुनिया उस तरफ जा रही है। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, जहां ज़ैगम साहब बात खत्म कर रहे हैं, इस मल्टीपोलर कहा जाए कसीरुल कुतबी निज़ाम लाने में दुनिया में, या ये आगे जैसे वो कह रहे हैं कि तैयार हो रही है, इसके लिए पाकिस्तान का रोल खास तौर पर आप कैसे देखेंगे, जब वो यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का इजहार इस वक्त कर रहा है? ये कि हम लोग कसीरुल कुतबी दुनिया बन जाती है मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तान कौन सा कुतब है उस कसीरुल कुतबी दुनिया के अंदर? कहीं नजर आता है आपको पाकिस्तान? सर, यूनिपोलर में भी अगर कहा जाए पाकिस्तान नहीं था, एक या दो पावर्स थी, मगर पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस तो हमेशा रही है, चाहे स्ट्रेटेजिकली या ज्योग्राफिकली देखा जाए। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? इतने भी सर हम बेगाने नहीं, हमारे बगैर कहाँ ताकतों के फैसले होते? सबसे पहले अपने आप को इस काबिल कीजिए कि आप एक कुतब हो या कसीरुल कुतब हो, आप उसमें कहीं ना कहीं किसी का पहचाने जाए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो एससीओ है, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, ये जो एससीओ है ये 2001 से बना हुआ है। मुझे अभी तक पिछले 25 साल हो गए, कोई एक ऐसी कोई चीज बता दे जो इन्होंने अभी तक, जो कि स्ट्रक्चरल या किसी तरीके से कोई एक, जिसे कहते हैं सब्सटैंटिव, दुनिया के निज़ाम के अंदर कभी तक मुतारफ कराई हो, सिवाय इसके कि ये मुलाकात हर साल होती है, उसके बाद इस किस्म का एलामिया निकलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा अब अगले साल देखेंगे कि क्या होता है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए बात यह है कि इस एलामिया के अंदर दो तीन चीजें बड़ी अहम है जो हम भूल जाते हैं इस शौक में, इस सेलिब्रेशन में। कसीरुल कुतबी दुनिया बनती जा रही है, भाई किस किधर लेके जानी है? तुम उधर ही हो जहाँ के हो, जो आप बैठे हो उधर ही हो, वो तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। उन्होंने लिखा है एलामिया के अंदर, उन्होंने कहा है कि जहां जहां जिसके हालात हैं कोशिश करेंगे कि उनके हालात वहीं बैठे बैठे उसी जगह पे। ये ना समझो कि चीन और रूस के साथ अगर बैठ रहे हो तो तुम्हारे ताल्लुकात भी उनके साथ वैसे बन जाएंगे। तुम्हें अपनी जगह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूवमेंट होगी। दो तीन चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की। पहली बात ये कि उन्होंने कहा दूसरी जंग अजीम के बाद अजीम कामयाबी, तो किसकी अजीम कामयाबी थी? एलाइज की। हाँ बेशक रूस उसका हिस्सा था, USSR उसका हिस्सा था, लेकिन किसकी बुनियाद पे? अमेरिका की बुनियाद पे वो निज़ाम कायम हुआ जिसको उसने कहा कि जो दूसरी जंग अजीम के बाद एक ऐसा निज़ाम, मालियाती निज़ाम किया गया जिसने आज तक दुनिया में स्टेबिलिटी रखी। दैट मीन्स कि SCO भी चाहता है कि उस निज़ाम को ही आगे लेके जाया जाए, कोई ऑल्टरनेट निज़ाम ना क्रिएट किया जाए। दूसरी बात तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है। एक छोटी सी बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसकी सोर्स कहां से पैदा हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की? और फिर इसने दुनिया को लेवलर के तौर पे, अब आप जितनी भी इकोनॉमी के अंदर या सोसाइटी के अंदर तब्दीलियां देख रहे हो जो कि आपको एक लेवल जैसे कहते हैं इक्विवेलेंस पे लेके आती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे चीजें हो रही हैं। उसी की वजह से आज आप वो बिटकॉइन और फलानी और डिजिटल करेंसी और डिजिटल इकोनॉमीज की बात करते हो, तो कुछ ना कुछ 40 खरब डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका की है, चीन की 20 खरब डॉलर की इकोनॉमी है, आधे और आधे का फर्क है। तो थोड़ा सा जरा हौसले के साथ चलें, इसकी जरूरत रहेगी। ये मार्केट है तो चीन की मामला चलते रहेंगे और बाकी दुनिया के, वरना फिर ये है कि हम ऐसा कसीरुल कुतबी के अंदर अब्दुल्ला जो है वो खामखा परेशान होता रहेगा और दीवाना। सर अब्दुल्ला ने परेशान ही रहना है, बस रहने दे, अब्दुल्ला मौजूद रहे कम से कम, यही काफी है। हालात ऐसा बताते हैं। एक ब्रेक लेते पाएंगे तो रजा रूमी साहब और हसन निसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, SCO के एलामिये पर हम बात कर रहे हैं। ये एलामिया कहता है कि दुनिया ज्यादा नुमाइंदा, ज्यादा जमहूरी, कसीरुल कुतबी आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ सकती है। सवाल यह है कि आलमी तारीख, इंसानी तारीख में कभी ऐसा हुआ है? देखें, बात सुने, ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन ये एक फितरी और अच्छी पेशरफ्त है।
ताकत पहला और आखिरी उसूल है पूरी तारीख का। अच्छा, हमें इस अच्छी और फितरी पेशरफ्त को ज़रा मुख्तलिफ तरीके से थोड़ा अपने हवालों से देखना होगा। बड़ी खूबसूरत बात की है शहजाद भाई ने, जिसका मुझे ख्याल आया जुम्मा जांजिनाल। अच्छा, उन्होंने को मिलती जुलती बात की। देखें, जैसे हैनिबल से लेके अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंगेज़ खान से लेके अमीर तैमूर तक की अजीम तरीन फतूहात के पीछे करोड़ों गुमनाम जर्नैल भी हैं और सिपाही भी हैं जिनके नाम से भी आज कोई वाकिफ नहीं। इसी तरह इस कसीरुल कुतुबी निज़ाम के इमाम ममालिक ही असल में बेनिफिशरीज होंगे। ये कमी कमीना का काम नहीं है। अच्छा, यानी हिस्सा बकदर जुस्सा, ताकत रहेगी, इसको मत भूलो। पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। जुम्मा जांजिनाल तुसी कल भी सो, अज भी हो, आइंदा रहना है, तुहाडी मर्जी। ठीक हो गया, और तुसी रहना है। चले, अच्छा, आप भी अब्दुल्ला भी आके ठहरे हैं। खैर, रज़ा रूमी साहब, सवाल आपसे ये है कि ब्रिक्स शंघाई ताउन तंजीम में शामिल अक्सर ममालिक अमरीकी इजारादारी ख़त्म करने के अमली तौर पर अब हामी तो नज़र आते हैं। अगर भारत के रोल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमरीका और मगरिब नवाज पॉलिसीज़ रखता है। क्या भारत इस कसीरुल कुतुबी निज़ाम के लिए तैयार होगा या उसकी चाह होगी कि ये आगे आए, आगे बढ़े, ग्रो करे? आशा, भारत की जो पॉलिसी थी कि हुसैन को सलाम और यजीद से भी मरासिम, वो तो अब फेल हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया का बर्ताव है भारत के और के साथ, उसके बाद तो अब भारत ने भी बहुत, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत एक्टिवली ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो अब इस कैंप के साथ खड़े होने का सोच रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि उनकी मुलाकात रूस के सदर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी से बड़ी उसको पब्लिसाइज किया गया। और ये इस पूरी जो वाकयात हुए पिछले चंद महीने में, ऑपरेशन सिंदूर खुसूसन जो था, वो एक टर्निंग पॉइंट आया है उसमें। एक तो हिंदुस्तान ये मानने से इनकारी है कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान की तरफ जो झुकाव है अमेरिका का, उसकी वजह से भारत नाला है। वो कहता जी हमें हाइफिनेट ना करो, हम बराबर के ममालिक नहीं है, हमें इनसे अलग देखो, अलग रखो। इस वजह से अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब ये किस हद तक आगे जाकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का जिसे कहते हैं जमानत बनेगी, ये आने वाले जो साल हैं उनमें पता लग जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि चीन की जो उभरती हुई ताकत है, ये दूसरा फोरम है ब्रिक्स के बाद जहां पर चीन की एक जो वर्ल्ड पावर स्टेटस है वो अब कंफर्म हो रहा है। इस वजह से यकीनन आलमी निजाम जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, बल्कि बदल चुका है। क्योंकि देखिए, ताकत के दो ही सोर्सेज होते हैं। एक होती है फौजी ताकत, जो कि अभी भी अमेरिका के पास इन सब से आगे है, लेकिन माशी ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की या किसी भी कैंप की। अब वहां पर चीन ने जिसे कहते हैं नकब लगा दिया है, और वो अमेरिका के हम पल्ला तकरीबन हो जाएगा आने वाले सालों में, और यकीनन इसके इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, जो भी जिक्र हो रहा था, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अभी तो पाकिस्तान का दोनों कैंप्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, और चीन के साथ भी बहुत पुराने दिफाई और माशी ताल्लुकात है। मगर अभी एक मकाम जरूर आएगा आयशा, कि जहां पर हमें भी कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी होगी, अपनी मैशत को ठीक करना होगा, खुद इन्हिसारी करनी होगी। जी, सो कंक्लूड यहाँ करेंगे कि अब्दुल्ला भले ना समझता हो, मगर अब्दुल्ला को देख के अमेरिका और भारत को अपने फैसले जरूर बदलने पड़ रहे हैं। तो अब्दुल्ला को समझदार होना होगा अपने फैसले लेने के लिए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।